नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उधर उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया। और उन्होंने डीएम को ये निर्देश भी दिया है कि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए। हादसे में एक पिता बेटे के साथ ही पोते की भी मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी और उसके बाद एक साइकिल में भी टक्कर मारी। टक्कर के बाद बोलेरो खाई में पलट गई। इस हादसे में अलग अलग बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं साइकिल सवार की भी जान चली गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। डीएम एसपी ने घायलों का हालचाल जाना। ये फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बोलेरो और बाइक्स और कुछ साइकिल्स, इनमें ये हादसा हुआ है और बोलेरो के द्वारा इनको टक्कर मारा है। इन्फॉर्मेशन है, एक्सीडेंट किया गया है। इसमें अब तक 5 लोगों के डेथ की इन्फॉर्मेशन है और 2 लोग घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। आज फतेहपुर 84 के पास बोलेरो और मोटरसाइकिल में एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हुए थे जिला अस्पताल में। एक को हेड इंजरी होने के कारण यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने रेफर कर दिया है, दूसरे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स को जो एडमिट है पेशेंट, उनको पूरा ध्यान देने के लिए और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। पहले टाउटे और अब यास तूफान तबाही मचा रहा है। वैसे तो समुद्री तूफान यास ने बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसका असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। वाराणसी, कुशीनगर और महाराजगंज के साथ ही कई शहरों में सुबह से ही बारिश हो रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट है। यूपी के पूर्वांचल और तराई के इलाकों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी थी कि यास का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर भी होगा। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश तेजी से होगी और वैसा हो भी रहा है जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया था। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी हर तरफ। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि यास के बाद तबाही की ये तस्वीर। इस वक्त गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल, आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, आपके पास आती हूँ। यहाँ पर इस वक्त मौसम के क्या हालात हैं? गोरखपुर में कल से ही यहाँ पे बारिश हो रही है। हालांकि जितनी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही थी उतनी तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल रात से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश बनी हुई है, जिसके कारण मौसम सुहाना है। चूंकि मौसम वैज्ञानिकों ने ये आज दावा किया हुआ है, ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जारी की गई है। गोरखपुर और बस्ती मंडल, दोनों मंडलों के 7 जिलों में रेड अलर्ट एक तरीके से घोषित कर दिया गया है और इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही जो पीएससी है उनको भी नदियों के किनारे तैनात कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि तैयारी प्रशासन की मुकम्मल है, लेकिन अभी वैसे हालात यहाँ दिख नहीं रहे हैं। आजमगढ़ का रुख करूंगी, वहां के बारे में भी बताएं कि वहां पर मौसम में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, यास का कितना असर अभी तक देखने को मिल रहा है। जी मेनका, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल करीब 24 घंटे से पिछले लगातार जो है धीमी बूंदाबांदी हो रही है और बारिश हो रही है, जिसको लेकर के 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी आजमगढ़ के राजेश कुमार ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हर बारिश में यहाँ पर जो शहर से लेकर के गाँव तक कच्चे मकान, जर्जर मकान होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई है। यहाँ तक कि जो कच्चे मकानों में रहते हैं वो अपना बाहर तंबू डेरा लगा करके अपना ठिकाना बना लिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन
प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं किया गया है। जो भी इंतजाम किए गए हैं सिर्फ कागजों पर है और हवाई है। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन आजमगढ़ की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और पूरा प्रदेश जो है ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से दिखा। दूसरी तस्वीरें जो पास क्या दलील है, क्यों उन्होंने तैयारी नहीं की? क्या उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा असर यास का यहाँ होगा नहीं, ये वजह है लापरवाही की, या फिर क्या कोई सफाई उनके पास है क्या? यकीनन उनका साफ तौर पे यही मैसेज है कि इस तरीके का यहाँ पर कोई अभी तक मौसम जो है खराब नहीं हुआ। लेकिन पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 28 तारीख का जो डेट उन्होंने दिया था, यानी कि आज का डेट जो काफ़ी भयावह स्थिति बताई जा रही थी, उसको लेकर के जिला प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए था। लेकिन जिला प्रशासन एक बार नहीं सोची है और तस्वीरें इस तरीके से हैं कि जो सगड़ी क्षेत्र, जो देवारा क्षेत्र होता है, वहाँ पर घाघरा गुजरती है, वहाँ पर भी इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती हैं, जहाँ हर साल जुलाई अगस्त में बाढ़ आता है और वहां भी तबाही मचती है। लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ कागजों पर अपनी व्यवस्था कर वाहवाही लूट रहा था। ठीक है अभिषेक, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। रामगोपाल, आपका भी शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए कि क्या तैयारी प्रशासन की, कहीं पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे ये बातचीत होनी है। सीएम योगी सभी प्रधानों से वर्चुअली जुड़ेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के 58,176 ग्राम प्रधान शामिल होंगे, जिसमें कुछ प्रधानों से सीएम बातचीत भी करेंगे। इस संवाद के जरिए सीएम योगी कोरोना काल में जिम्मेदारी संभालने के लिए कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। तो सीएम डायरेक्ट ग्राम प्रधानों से ही संवाद करेंगे और कुछ चर्चा होगी कोरोना को लेकर भी, क्योंकि जो नए नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। खासकर कोरोना के इस महामारी के दौर में प्रधानों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में भी सीएम बता सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी देना बहुत जरूरी है। 100% वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति शेयर कर सकेंगे, क्योंकि गाँव में बहुत जगह पर देखने को मिल रहा है कि लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर। कोविड से लड़ाई में सहयोग नीति पर भी प्रधानों से बात कर सकते हैं, क्योंकि गांव में लोगों को समझाना ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के कंधों पर ही होती है। दूसरी लहर खत्म करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि आंकड़े बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ऐसे में आगे ये परेशानी जो है, कोरोना का जो संकट है, वो गांव में बहुत ज्यादा ना फैले, ये जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधानों पर जरूर आ जाएगी। तो किस तरीके से ग्राम प्रधान अपनी भूमिका निभाएंगे, इस मुद्दे को लेकर चर्चा, संवाद। और यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। लखनऊ राजभवन में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। दोनों के बीच क्या बात हुई है, इस बारे में सरकार की ओर से कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई। इससे पहले आनंदीबेन पटेल गुरुवार दोपहर अचानक भोपाल से लखनऊ पहुंची, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का जो बाजार है वो और ज्यादा उसको मजबूती मिली। योगी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम और राज्यपाल की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। आज वीर सावरकर की जयंती है। उनकी जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वीर सावरकर की जयंती पर ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा, मां भारती के अमर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, महान क्रांतिकारी, ओजस्वी वक्ता, स्वतंत्रता के वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी जयंती पर नमन। उधर बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक एक बार फिर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने बाबा रामदेव के समर्थन में एलोपैथिक डॉक्टर्स पर बड़ा हमला किया और उन्हें राक्षस तक कह दिया।
उन्होंने कहा कि मृतकों को आईसीयू में रखकर डॉक्टर्स पैसे बनाते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए। योग आयुर्वेद से स्वस्थ भारत समर्थ भारत बनेगा। एलोपैथी में 10 रुपए की दवा 100 रुपए में बेची जा रही है। मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। और पूज्य रामदेव बाबा के चिंतन को मैं बल प्रदान करता हूं और एलोपैथ के जितने लोभी और भ्रष्ट चिकित्सक हैं उनकी निंदा करता हूं। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आईएमए दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने एलोपैथी के इलाज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही आईएमए और योग गुरु आमने सामने हैं। इससे पहले उत्तराखंड आईएमए ने भी बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना कंट्रोल को लेकर योगी सरकार की तारीफ की है। कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार को सराहा। कोर्ट ने अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने पर तारीफ की है। सरकार ने बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर और जौनपुर की कोविड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसकी डिमांड हाईकोर्ट ने पहले की थी, जिसके लेकर आदेश दिया था हाईकोर्ट ने। जिलों के रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है। अब सुविधाओं में सुधार हुआ है, ये टिप्पणी अदालत की ओर से, और साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई में 5 और जिलों को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इन 5 जिलों में भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली शामिल है। इधर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस की भूमिका भी बेहद अहम है। हम आपको गाजियाबाद पुलिस की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी किस तरह की है। कड़ाके की धूप में सड़क पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना हो या थाने में आए फरियादियों की गुहार सुनना हो, खाकी पहनने के बाद ये महिलाएं सुपर एक्टिव हो जाती हैं। इन महिला पुलिसकर्मियों की तेजी और तेवर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब बात कर्तव्यों की पालन की आती है तो ये महिला पुलिसकर्मी अपना घर भी संभाल लेती हैं और ड्यूटी के वक्त भी ये किसी से कम एक्टिव नहीं रहती। तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस की हैं। लॉकडाउन का पालन करा रही ये महिला पुलिसकर्मी गाजियाबाद के महिला थाने में तैनात है। मास्क लगाकर 2 गज की दूरी का पालन करते हुए ये महिला पुलिसकर्मी कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभा रही है। लेकिन जब ड्यूटी करके ये महिला पुलिसकर्मी घर जाती है तो इनका रोल एकाएक बदल जाता है। घर पहुंचकर ये एक माँ होती है या फिर किसी की पत्नी। जब भी चेकिंग करते हैं तो उनको जो है हमेशा जागरूक बनाते रहते हैं कि जो है कि आप मास्क का प्रयोग करें, जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें और अनावश्यक घर से ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ किसी तरह की किसी को भी इमरजेंसी है, उसी दौरान घर से बाहर निकलें। अनावश्यक बिल्कुल भी ना निकलें। लोगों को जागरूक बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बदमाशी करता है तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। यहाँ मैं हेल्प डेस्क पे बैठती हूँ, थाना साहिबाबाद में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उनको गाइड भी करती हूँ कि मास्क पहन के ही बाहर निकलें, हमें कोरोना से लड़ना है। बाहर चेकिंग भी करते हैं, बाहर लोगों से भी मिलते हैं, उनको भी समझाया जाता है। आमतौर पर पुरुष पुलिसकर्मी ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन बात जब कर्तव्यों के पालन की आती है तो महिला पुलिसकर्मी भी पुरुष पुलिसकर्मी की तरह ड्यूटी के लिए जी जान लगा देती है। और ये वही महिला पुलिसकर्मी है जो गृहस्थी संभालने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती है। तो भैया हमारा यही है कि हम जनता को ही ये सुझाव देते हैं कि मास्क पहने, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। और उसके बाद बच्चों के लिए तो टाइम, मेरा 3 साल का बेटा है, घर जाते हैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं ज़्यादा। मैं पहले समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी अपनी इसके सर्विस के हिसाब से। तो देखा आपने, मतलब साफ है, साइलेंट मोड पर रहकर भी महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मियों से ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है।
क्योंकि इन्हें अपना घर भी संभालना रहता है और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस और अपनी ड्यूटी का पालन भी पूरी मुस्तैदी के साथ करना होता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से लोगों में काफी गुस्सा है। बिजली घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। युवक का शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई थानों की पुलिस बिजली घर के बाहर इस वक्त तैनात। गुड़सहायगंज के भूड़ा गांव की ये घटना है, जहां पर कन्नौज से ये खबर है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक युवक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और बिजली विभाग पर लोगों की नाराजगी, नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ही युवक की जान गई है। कई थानों की फोर्स भी यहां पर इस वक्त मौजूद है। गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ और वहीं पर गांव वालों का हंगामा भी जारी है। उधर फतेहपुर में प्रदेश के मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री के 1 दिवसीय दौरे के दौरान कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ गई। जिला अस्पताल पहुंचे थे, निरीक्षण के लिए पहुंचे थे यहां पर, लेकिन देखिए जरा कि किस तरीके से लाव लश्कर के साथ पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यहां पर हॉस्पिटल के अंदर पूरा का पूरा कुनबा नजर आ रहा है। मंत्री के आसपास भीड़ नजर आ रही है। तो मंत्री जी गए तो थे कोविड कंट्रोल को लेकर हॉस्पिटल का जायजा लेने, लेकिन खुद ही भीड़ लेकर पहुंचे अस्पताल के अंदर। उधर कानपुर में पुलिस ने नकली एंटी फंगल इंजेक्शन की बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68 नकली इंजेक्शन बरामद किए गए। नकली इंजेक्शन को असली बताकर जरूरतमंदों को 11,11 हजार रुपए में ये बेचते थे। आरोपियों के पास से 80,000 रुपए, एक कार और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने रासुका के तहत इन पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। इनके कनेक्शन किस किस से जुड़े हैं ये भी खंगाला जा रहा है। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपये में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है। कमिश्नर महोदय ने इस सराहनीय काम के लिए टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रासुका तक की कार्रवाई इसमें की जाएगी। उधर प्रयागराज से बड़ी खबर, लाउड स्पीकर बजाने पर रोक की मांग। इस PIL पर आज सुनवाई होनी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और जो जिक्र किया गया है इस याचिका में कि लाउड स्पीकर से मानसिक तनाव और ध्वनि प्रदूषण का पालन कराने की मांग की गई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।